हे गाइस, क्या आप भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे सीखे, या फिर आप अभी फिलहाल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, अभी अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट चुना है और उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे में ये वीडियो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ए भी नहीं पता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो। जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी मैं आपको करने के लिए कहूं, वो सारा का सारा जरूर फॉलो करना। वीडियो भले ही लंबा होगा थोड़ा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना गारंटी से आ जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर मैं आपको जो कुछ भी बोलूंगा वो आपको स्टेप्स जरूर फॉलो करने होंगे। देखो यार, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया अच्छे से, आपको पता चल गया कि हाँ प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उन्हें आप आसानी से सीख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको शुरुआत में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि भैया हाँ कोडिंग कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ थ्योरीज बताने वाला हूँ। डोंट वरी, मैं आपको किताबी भाषा नहीं बताने वाला, मैं आपको अपने तरीके से, आसान तरीके से बताने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके साथ ही हम कुछ 4-5 प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और मैं आपको प्रोग्राम्स बनाना भी सिखाऊंगा। इसके साथ ही कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हैं, सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिगिनर लेवल पे है, तो ऐसे में ये वीडियो सीखने के बाद, यानी ये वीडियो देखने के बाद गारंटी कह रहा हूं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगा, स्टार्टिंग का जो भी होता है। उसके बाद आप आगे एडवांस लेवल पे जा सकते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट हो तो ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है सिंटैक्स। अब आप बोलोगे ये सिंटैक्स क्या होता है? वेल, अगर मैं आपको आसान और नॉर्मल, मतलब अपने बातचीत की भाषा में बताऊं तो ये एक तरीका होता है, या फिर कहें एक मेथड होता है, एक फॉर्मेट होता है, मतलब एक तरीका होता है कि मतलब हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से लिखते हैं, इसे हम बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया। तो जिस तरह दोस्तों एक फॉर्मूला होता है मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सेम उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक सिंटैक्स होता है। मतलब अगर आपको कोड लिखना है तो वहां पर आपको एक सिंटैक्स दिया होगा, एक तरीका दिया होगा, आपको ये तरीका फॉलो करना होगा और इसी हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कहें कोड लिखना होगा। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे पहले ऊपर की साइड आता है सिंटैक्स में, वो होता है हेडर फाइल। वेल, हेडर फाइल क्या होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है #include.studio.ih, ये क्या होता है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। फिलहाल जो आपको ध्यान रखना है वो बस सिंटैक्स है, एक तरीका है। उसके बाद क्या होता है, मेन आता है। मेन के बाद ये 2 कर्ली ब्रेसेस आते हैं, एक आता है ओपन और एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम ओपन कर्ली ब्रेसेस कहते हैं और दूसरा जो होता है वो क्लोज कर्ली ब्रेसेस कहलाता है। तो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होता है या फिर कहें रन होता है। तो इसी के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसी के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो ये एक सिंटैक्स होता है सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर आपको सिंटैक्स समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन डोंट वरी, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, तो ही आपको समझ आएगा। तो आगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको सिंटैक्स समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है प्रोग्राम कोड लिखने का, जहाँ पर सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ऊपर की साइड आता है हेडर फाइल और उसके बाद आता है मेन। मेन के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आते हैं और उसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे या फिर कहें कोड लिखेंगे वो रन होता है। तो इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, आप जब थ्योरी समझने के बाद जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो प्रैक्टिकल के साथ साथ जो मैंने थ्योरी करवाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज में, वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। देखो, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स आपको सीखना बेहद जरूरी है कि आखिर में ये होता क्या है, तभी आप एक प्रोग्राम लैंग्वेज बना सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा टाइप्स 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में जो बेसिकली आते हैं वो आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल,
और उसके बाद जो सेकेंडरी में आते हैं वो आते हैं एरे, पॉइंटर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे कि हो गया इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया। तो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ जिससे आप एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना सके। तो अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तब आप आसानी से सीख सकते हो वहाँ पर ये एरे क्या होते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ इसलिए ताकि अगर मैं आपको ये पॉइंटर और एरे भी बता दूंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये डेटा टाइप्स और वेरिएबल होते क्या हैं। तो देखो यार, कंप्यूटर के मेमोरी में अगर आपको किसी भी चीज को स्टोर करना है तो ऐसे आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको उस वैल्यू का डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, वेरिएबल नाम डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद ही आप उसे एक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, यानी एक जगह दे सकते हैं। उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं उसका जो भी टाइप है, चाहे वो एक नंबर हो 1 2 3 या फिर एक नाम हो, स्ट्रिंग वैल्यू हो, तब आप उसे वहां पर स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कभी किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो वहां पर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि हाँ आप कौन सी क्लास पास करके आए हो और कौन सी क्लास में जाना चाहते हो और आपका नाम क्या है, आपसे कई सारे डिटेल्स लेगा। उसके बाद ही वो आपको एडमिशन देगा ना। डायरेक्ट तो आपको नहीं बोलेगा कि हाँ भैया आप इस स्कूल से पढ़ के आ जाओ इस क्लास में बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता, एक रूल होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए उसका डेटा टाइप और वेरिएबल यानी उसका एक नाम डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। एक मेमोरी एलोकेट यानी एक जगह देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया, तो चलिए इसे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, जिसके बाद आपका जो डाउट्स है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ये डेटा टाइप्स होता क्या है। तो डेटा टाइप बेसिकली वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कि बेसिक्स लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आता है वो आता है कैर। बेसिकली ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, यानी 1 बाइट को स्टोर करता है। यहाँ पर आपको ये 1 बाइट स्टोर करता है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख जाओगे तब आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो कैर है, ये जो कैर डेटा टाइप है यानी कीवर्ड है CHAR, ये बेसिकली कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, A हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, B या फिर C। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि A हो गया, B हो गया, C होगा, तो यहाँ पर आप केर डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप जो डेटा टाइप में है वो लिखेंगे CHAR। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंट यानी इंटीजर। तो बेसिकली इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि हो गया 1 2 3। अगर आपको किसी भी तरह का नंबर को स्टोर करना है तो यहाँ पर आप जो डेटा टाइप रखेंगे वो रखेंगे इंटीजर यानी इंट INT। तो ये डेटा टाइप है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लोट। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के फ्लोट वैल्यू को यानी पॉइंट वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ पर आपको जैसे कि मान लो 1.2 हो गया, इस तरह के वैल्यू को स्टोर करना है, कंप्यूटर के मेमोरी में एलोकेट करना है, तो यहाँ पर आप फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डबल। तो यहाँ पर बेसिकली जो डबल होता है वो सेम फ्लोट की तरह ही होता है, बस इसका जो बाइट होता है वो थोड़ा सा डबल हो जाता है फ्लोट के मुकाबले। अब बात आती है यहाँ पर सिंटैक्स की। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पर इसका एक सिंटैक्स होता है। जैसे कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने का सिंटैक्स होता है, सेम इसी तरह यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डेटा टाइप लिखना होगा कि वो कौन सा है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, पॉइंट वैल्यू है, उस तरह के डेटा को आप उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो डेटा टाइप आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल मतलब कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर ABCD या फिर कुछ भी नाम जो आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना होगा। तो सेमी कॉलन लगाना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखिए बहुत से लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते जिसकी वजह से प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर डेटा टाइप में हमें एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होगा इंट INT इंट। तो यहाँ पर हमें एक स्टोर वैल्यू करना है जो कि नंबर होगा, उसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम इंट डेटा टाइप लेंगे। उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है, नाम आगे क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल नेम लेंगे, तो यहाँ पर हम वेरिएबल नाम लेते हैं x लिखने के बाद यहाँ पर आपको आगे सेमी कॉलन लगाना है, तो ये डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल की जगह पे जो नाम है वेरिएबल नेम x, इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंट लेना है और यहाँ पर आप नाम लिखना चाहते हैं नम, यानी कोई नंबर स्टोर कराना चाहते हैं तो आप नम भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इंट और माई और डैश छोड़ के एक स्पेस छोड़ के नेम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है वेरिएबल नाम लिखने का।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा जो नाम है वो एक सिंगल लाइन में चिपका हो, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है वेरिएबल नाम के बीच में, वरना आपको जो एरर वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ पर आप कैर लिख सकते हो और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अगर आपको पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है जैसे 1.2, 10.1 या फिर कोई भी रिजल्ट पॉइंट में आता है उससे आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो जैसे ही आप ये डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद कंप्यूटर के मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है, यानी एक जगह बन जाता है उस वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ पर आपने इंट एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करा तो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में एक वेरिएबल मतलब एक एलोकेट हो जाता है मेमोरी, मतलब एक x के लिए एक जगह बन जाता है, कोना बन जाता है कि हाँ ये एक x वैल्यू है, इस वेरिएबल का नाम ये है और यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू यानी नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपको ये 4 डेटा टाइप्स याद रखना है, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। तो ये होता है डेटा टाइप। वेल अगर अब भी आप कंफ्यूज हो तो डोंट वरी, जब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी तो समझना होगा ही। तो यहाँ पर आपको बस 3 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स याद रखने फिलहाल बेसिक्स में। सबसे पहला जो आता है कैरेक्टर, जो कैरेक्टर वैल्यू यानी A, B, C, D इनको स्टोर करता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंट यानी इंटीजर, जो कि बेसिकली नंबर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा होता है फ्लोट यानी पॉइंट वैल्यू। अगर आपको किसी भी तरह के पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवाना है या फिर आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें रिजल्ट जो आ रहा है वो पॉइंट वैल्यू में आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फ्लोट वैल्यू को यानी फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा। बस आपको ये याद रखना है, डोंट वरी, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं आपको सारा वहां पे क्लियर करवा दूंगा। तो अब आपको सी लैंग्वेज का सिंटेक्स पता है कि सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और आपको ये भी पता है कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप यानी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा जाता है, ये सब आपको पता चल गया। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो आपको समझना बेहद जरूरी है, उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम है वो बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद आपका जो धीरे धीरे डाउट्स है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो समझने की बात आती है वो आती है कुछ कीवर्ड्स या फिर कहें कुछ फंक्शंस, जिनका काम बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा। और वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जब भी कोई भी सी प्रोग्रामिंग बनाओगे तो वो जरूर काम आएगा, उन्हें आपको वहां पे इस्तेमाल करना ही करना होगा। तो आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होंगी, जिसमें जो सबसे पहला जो कीवर्ड आता है या फिर कहें फंक्शन आता है जिसका नाम है प्रिंट एफ। वेल ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके इस्तेमाल होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसका इस्तेमाल बेसिकली आप करते क्या है, किसी भी कैरेक्टर वैल्यू या फिर कहें रिजल्ट को या फिर आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए आप प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू हो या फिर कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो समझ लो यहाँ पर आपको प्रिंट एफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन आता है जिसका नाम है स्कैन एफ। वेल इसका इस्तेमाल कब करते हैं, किसी भी वैल्यू को रीड करने के लिए, असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आपने प्रिंट एफ से जो भी वैल्यू सामने स्क्रीन पे दिखाई, उसके बाद आपको जो भी असाइन करना है वो आप यहाँ पे सारा स्कैन एफ में असाइन करेंगे। वेल डोंट वरी, जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान में रखना जो स्कैन एफ होता है वो बेसिकली जो भी वैल्यू होता है उसे असाइन करने के लिए। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्कैन जो एफ होता है वो बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए यानी दर्शाने के लिए या फिर उस वैल्यू को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना बस आप ध्यान रख लेना, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है डेटा टाइप। यहाँ पर बेसिकली हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट को यहाँ पर %d से शो करते हैं। वेल अब आप पूछोगे ये %d है क्या, इसका क्या यूज है। वेल जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओगे तब वहां पर आपको किसी वैल्यू को असाइन करना होगा या फिर उसमें वैल्यू असाइन करना होगा, तब यहाँ पर आप उसे इस्तेमाल करते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इंट है उसे हम बेसिकली %d से शो करते हैं। जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको वहाँ पे इसका क्लियर कर दूंगा डाउट। उसके बाद जो कैरेक्टर वैल्यू होता है उसे बेसिकली हम %c से शो करते हैं, और या फिर जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर उसे बेसिकली हम %s से शो करते हैं, और जितने भी फ्लोट वैल्यू होता है उन्हें हम %f से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इन वैल्यूज को असाइन करने के लिए या फिर डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, इंट के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, स्ट्रिंग के लिए %s और फ्लोट के लिए %f। तो यहाँ पर लगभग सभी के लिए तो सेम ही है, बस यहाँ पर इंटीजर का थोड़ा सा अलग है जो कि d है। तो ये ध्यान में रखना, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आपको जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे तो ऊपर की साइड में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ पर आपको #include conio.h और #include studio.h यहाँ पर ये जैसा लिखा हुआ है सेम आपको वहाँ पर ऊपर डिक्लेयर करना ही होगा, यानी ये आपको वहाँ पर ऐड करना ही होगा। इसी से जितने भी ये प्रिंट एफ और स्कैन फाइल है वो रन हो पाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है सेमी कॉलन। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखोगे, जो भी एक स्टेटमेंट लिखोगे, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर सेमी कॉलन ये लगाना बेहद जरूरी है। उसके बाद ही आप जो दूसरा नीचे के लाइन है वो स्टार्ट करोगे, वरना अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो ये आगे बंद नहीं होगा, वहां पर टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी स्टेटमेंट लगाने हैं उसके बाद आपको यहाँ पर सेमी कॉलन इस्तेमाल करना होगा। तो जब प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज बनाएंगे, कोड बनाएंगे,